नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है जीवन की सबसे माइक्रोस्कोपिक यानी सबसे सूक्ष्म और हैरान अंगेज संरचना, सेल बायोलॉजी। अब देखिए, हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों का एक ढांचा भर नहीं है। इसके भीतर न जाने कितने माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसी हुई है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर जीवन का ये माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर क्या होता है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल खुद से पूछते हैं। एक बहुत बड़ी ईंटों की बिल्डिंग और एक मानव शरीर, आखिर इन दोनों के बीच क्या समानता हो सकती है? देखने में दोनों ही काफी विशाल लगते हैं, है ना? लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों का ही निर्माण बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ जोड़कर किया गया है। इसे इस तरह देखिए, जैसे छोटे छोटे बिंदु मिलकर एक लंबी रेखा तैयार करते हैं और हजारों ईंटें मिलकर एक मजबूत घर खड़ा कर देती हैं। बिल्कुल वैसे ही माइक्रोस्कोपिक सेल्स यानी कोशिकाएं सभी जीवित जीवों का सबसे मूल आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। सोचकर देखिए, ईंटें निकाल ली जाएं तो बिल्डिंग तुरंत गिर जाएगी। ठीक वैसे ही कोशिकाओं के बिना किसी भी जीव के अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सेल्स ना अपने आप में एक पूरे मिनी फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। अब अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो इनका अध्ययन करने की शाखा को एक खास नाम दिया गया है, साइटोलॉजी। ये शब्द मुख्य रूप से दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है साइटो, जिसका सीधा सा मतलब है सबसे छोटा हिस्सा या कोशिका, और दूसरा है लोगोस, यानी किसी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन करना। तो विज्ञान की जिस फील्ड में हम इन माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के राज खोलते हैं ना, बस उसे ही साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि सेल यानी कोशिका सिर्फ मांस का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। इसकी ना दो बहुत ही अलग और बराबर की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। एक होती है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, और दूसरी होती है कार्यात्मक यानी फंक्शनल। असल में ये दोनों ही जीवन को चलाने वाले दो सबसे मुख्य स्तंभ हैं। चलिए इन भूमिकाओं को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। संरचनात्मक भूमिका का सीधा सा अर्थ है शरीर का निर्माण करना। त्वचा हो या मांसपेशी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी लाखों कोशिकाओं को जोड़ जोड़कर बनता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्यात्मक भूमिका का मतलब है काम करना। शरीर की हर एक छोटी बड़ी क्रिया सेल्स के द्वारा ही संचालित होती है। उदाहरण के लिए, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा होता है वो लगातार ऊर्जा बनाता है, तभी तो शरीर चल पाता है। खैर, कहने का मतलब ये है कि आकार हो या ऊर्जा, दोनों ही इस छोटी सी मिनी फैक्ट्री से ही आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, इन अदृश्य इकाइयों के बारे में हम इंसानों को आखिर पता कैसे चला? चलिए आज के इस विश्लेषण में समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, सीधे 17वीं और 19वीं शताब्दी में। विश्वास मानिए, इन इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स की ये जो ऐतिहासिक खोज है ना, ये किसी जोरदार जासूसी कहानी से कम रोमांचक नहीं है। देखिए, ये खोज अचानक एक दिन में नहीं हो गई थी। इसमें पूरा सदियों का वक्त लगा था। 1665 में मृत कोशिका की पहली झलक पाने से लेकर 1674 में जाकर पहली जीवित कोशिका के ढूंढे जाने तक, और आखिर में 1838 के आसपास सेल थ्योरी के बनने तक। सच में ये विज्ञान का एक लंबा पर काफी दिलचस्प सफर रहा है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1665 में महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के साथ। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने एक शैंपेन की बोतल की लकड़ी वाली कॉर्क को छीला और उसकी एक पतली सी लेयर को अपने खुद के बनाए हुए एक आम से माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। वाह! वहां उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी खाली जगह और पतली पतली रचनाएं दिखाई दी। इस पूरे चमत्कार का जिक्र उन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर किताब माइक्रोग्राफिया में किया था। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। उन्होंने जिस कोशिका को सबसे पहले देखा था वो दरअसल सूखी लकड़ी थी, यानी एक मृत कोशिका, एक डेड सेल। अब इस अधूरी सी खोज के लगभग 9 साल बाद 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहुक नाम के वैज्ञानिक ने एक थोड़ा अजीब पर कमाल का प्रयोग कर डाला। उन्होंने दांत की खुरचन यानी दांत में जमी प्लैक को निकाला और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख लिया, और वहां उन्हें तैरते हुए बैक्टीरिया दिखाई दिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इस हैरान अंगीज तरीके से उन्होंने दुनिया की सबसे पहली जीवित यानी लिविंग सेल की खोज कर ली थी। मृत लकड़ी से निकलकर मानव विज्ञान अब जीवित कोशिकाओं के असली रहस्य तक आखिरकार पहुंच ही चुका था। फिर वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा
और 1838 से 1839 के आते आते माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस हो गई। तब मैदान में दो नए वैज्ञानिक आए, श्लाइडन और श्वान। इन दोनों ने आपस में मिलकर अब तक की इन सारी अलग अलग खोजों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसी यूनिवर्सल रूल बुक तैयार की जिसे आज हम सेल थियोरी यानी कोशिका सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं। पता है, इस सेल थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे कोर सिद्धांत क्या है? बहुत ही साफ शब्दों में कहें तो सभी जीवित शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और किसी भी जीव के अंदर ऐसी अनेकों कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये रूल इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी पर लागू होता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, एक विशाल पेड़ हो या फिर हम इंसान। ये बेसिकली बायोलॉजी का सबसे बड़ा यूनिवर्सल नियम बन गया। अब इस मूल नियम को ही आधार बनाकर हम पूरे जैविक जगत को बड़े ही आराम से दो कैंप्स में बांट सकते हैं, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय और मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीव। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा बंटवारा सिर्फ और सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आखिर सेल्स की संख्या कितनी है। इसे इस टेबल से समझते हैं। एक तरफ तो ऐसे जीव हैं जो अपने पूरे अस्तित्व के लिए सिर्फ एक इकलौती कोशिका के सहारे जिंदा हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या फिर माइकोप्लाज्मा। ये सच में इतने माइक्रो लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ आते हैं मल्टी सेल्यूलर जीव, जिसमें आते हैं विशाल पेड़ पौधे, जानवर, फंगाई और बेशक हम मानव। इनमें अरबों खरबों कोशिकाएं लगातार एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी तो इतने विशाल आकार और जीवन संचालित हो पाता है। खैर, चलिए अब इस विश्लेषण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका शायद सबको इंतजार था। जैविक दुनिया में मौजूद एक्सट्रीम्स को जानना सच में काफी ज्यादा मजेदार होता है। जैसे पूरे विश्व में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिकाएं आखिर किसकी होती हैं, और इन कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक नामों को इजीली याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। इन भारी भरकम कठिन नामों को याद रखने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार और एकदम देसी ट्रिक है। बस एक सिंपल सी लाइन ध्यान में रखनी है, छोटी माए बस लात मारती। सुनने में थोड़ा फनी लगता है ना, एक शरारती बच्चा और उसकी माँ की ऐसी इमेज पर थोड़ी हंसी आना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास मानिए, सेल बायोलॉजी के इन एक्सट्रीम्स को बिना रटे हमेशा के लिए दिमाग में परमानेंटली लॉक करने का ये एक बेहतरीन और प्रूवन तरीका है। आइए जल्दी से इस ट्रिक को डिकोड करके देखते हैं। इस ट्रिक का पहला हिस्सा है छोटी माई, छोटी यानी स्मॉलेस्ट, और माई से शब्द बना माइकोप्लाज्मा। तो क्लियर हो गया कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। दूसरा हिस्सा है बा और स, बा यानी बड़ी और स से बना शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, तो ये हो गई सबसे बड़ी कोशिका। और आखिरी हिस्सा था ला और ती, ला यानी लंबी और ती से तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। लीजिए, एक ही छोटी सी लाइन में दुनिया की सबसे छोटी, बड़ी और लंबी कोशिकाओं का डेटा हमेशा के लिए याद हो गया। चलिए, पूरी दुनिया के एक्सट्रीम्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम अपना फोकस सिर्फ मानव शरीर पर यानी ह्यूमन बॉडी पर रखें, तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका आखिर कौन सी मिलती है? तो देखिए, इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है फीमेल ओवम यानी अंडाणु। वहीं इंसानों में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है मेल स्पर्म यानी शुक्राणु। एक आम इंसानी शरीर की संरचना को समझने के लिए इन दोनों एक्सट्रीम्स का पता होना बहुत ही जरूरी है। और अब एक बहुत ही गहरी और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाली जानकारी के साथ अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है, विज्ञान बताता है कि जब कोई इंसान सिर्फ जोर से छींकता है ना, या जब शरीर सिर्फ आराम कर रहा होता है, उस वक्त भी लाखों कोशिकाएं मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं तुरंत बन जाती हैं। अब अगर सेल रीजनरेशन की रफ्तार इस हद तक तेज है, तो जरा सोचिए, पिछले 8-10 मिनट में जितनी देर में इस विश्लेषण को सुना और समझा गया है, उतनी देर में ना जाने कितने ही मिलियन नई सेल्स एक जीवित शरीर के अंदर बन चुकी होंगी। है ना आश्चर्यजनक? ये निर्माण और विनाश का चक्र इतनी शांति से चल रहा है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। और इसी हैरतअंगेज ख्याल के साथ सेल बायोलॉजी के इस रोमांचक सफर को आज यहीं विराम देते हैं।